हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका फिर एक बार स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और मैं हूं मनोज सर और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदी में बच्चों, हिंदी के पाठ्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें आज सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का पहला जो अध्याय है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, उनको लेकर के आज हम प्रेजेंट हैं। बच्चों, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हमारा 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा जिसमें हम लोग कंप्लीटली हम चैप्टर के बारे में ओरल कुछ बताएंगे आपको। देन सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम इसको समराइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। और थर्ड जो पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर बिना देर किए हुए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ बातचीत। जैसे बच्चों आप लोग जानते हो, बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा हम परिचय करेंगे। बालकृष्ण भट्ट जो हमारे हैं, इनका जो जन्म हुआ बालकृष्ण भट्ट का 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ है और निधन 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ है। ठीक है बच्चों, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। और माता और पिता, माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। ओके बच्चों, इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन इस प्रकार से है, जो इनके पिता एक व्यापारी थे और माँ एक सुसंस्कृत महिला, एक सभ्य महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन का रुचि किसने जगाया, तो बालकृष्ण भट्ट की मां ने। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है। शिक्षा, प्रारंभ में ये संस्कृत का अध्ययन, प्रारंभ में इनकी शिक्षा जो हुई संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। उसके बाद बाबू अपने पढ़ाई कर लेने के बाद इनकी जो वृत्ति रही है, इनकी जो पेशा रही है, वो इस प्रकार से है। इनकी वृत्ति में सबसे 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में संस्कृत का इन्होंने अध्यापन किया। ठीक है, उसके बाद 1885 से में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन, और बाबू 1885 में इन्होंने CAB स्कूल में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया, अध्यापन का काम किया। नेक्स्ट 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। ये इस प्रकार से इनकी वृत्ति रही है। और बच्चों, इसमें यह भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। यह क्वेश्चन पूछता है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसने प्रारंभ किया, तो वो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। और बालकृष्ण भट्ट जो थे, हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका थी, इसका संचालन 33 वर्षों तक इन्होंने किया, 33 इयर्स तक, राइट। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और ये जो विषय दिए गए हैं, इन विषयों पे इन्होंने स्वतंत्र रूप से इस पे निबंध लिखा। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1881 में वेदों की समीक्षा इन्होंने किया। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के
संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें बच्चे हमेशा बीट करते हैं। सीधा पूछा जाता है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो बच्चे कह देते हैं बालकृष्ण भट्ट की। जी नहीं, यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है जिसको बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना की थी। ओके, नेक्स्ट, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी आमंत्रित हुए। बाबू, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने इन्हें काशी बुलाया, किंतु अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण अलग हो गए। लेकिन इनकी व्यवहार अच्छी नहीं रही श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। उसके बाद इनको निष्कासित कर दिया गया हिंदी शब्दकोश की रचना से। और उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने कई सारा उपन्यास लिखा, नोवेल लिखा, उपन्यास, जिसमें इनके कुछ मुख्य उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा और हमारी घड़ी इत्यादि। रसातल यात्रा भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपन्यास है। नाटक भी इन्होंने कई सारा लिखा, जिसमें पद्मावती, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता बनवास, बृहन लल्ला, भारत वर्ष और कली, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह इत्यादि इनका ये शानदार सा नाटक रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे, जो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित की गई। मतलब इन्होंने लगभग 1000 से अधिक निबंध लिखा, जिस निबंध को भट्ट निबंध माला नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। भट्ट निबंध माला नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। ओके, ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से थे। बाबू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, तो बेटा ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये हिंदी युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं। हिंदी युग के प्रमुख ये पत्रकार, निबंधकार और आलोचक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। इन्होंने गद्य लिखने में इनको महारत हासिल था। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल के श्रेणी में रखा था। बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको किससे तुलना किया था, तो भाई अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल के श्रेणी में रखा था इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी में आलोचना का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। और आलोचक, ये बहुत बड़े आलोचक हैं और आधुनिक एज में, आधुनिक हिंदी में इनको आलोचना का जन्मदाता भी माना गया है। ओके, नेक्स्ट हम बच्चों चल रहे हैं अपने चैप्टर बातचीत पर। वो था अभी तक हम लोग देख रहे थे लेखक का परिचय, लेकिन अब बच्चों हम बात करेंगे बातचीत पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बातचीत। यह एक निबंध है जैसे आप देख पा रहे हो। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाक शक्ति क्या है। बच्चों एकदम कोर कंसेप्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पूरी उम्मीद के साथ में, आशा के साथ, गारंटी के साथ में कर रहा हूँ। यदि आप इसको ध्यान से समझते हो, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट जाए। हर क्वेश्चन को इसमें हम लोग टच कर लेंगे। ये एक्सप्लेनेशन इतना शानदार है। पहले वाक शक्ति क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने बोला है कि ईश्वर ने हमें अनेकों शक्ति दी है, उसी प्रकार से हमारे पास एक वाक शक्ति है, मतलब बोलने की कला। जरा सोचो,
अगर हमारे पास ये शक्ति नहीं होती, ये बोलने की कला नहीं होती, तो क्या होता? ये दुनिया बिल्कुल लुंज पुंज दिखाई देती। ना हम अपने बातों को किसी से कह पाते, ना उसकी बातों को हम सुन पाते। और बातचीत करने का एक अलग ही आनंद है। जिसको इसकी लत लग जाए वो इसके पीछे खाना पीना भी भूल जाता है। जैसे आप अपने गांव में बहुत जगह देखे होंगे, घर में बहुत जगह देखे होंगे, कोई व्यक्ति बैठा है, बात कर रहा है, घर के लोग बुला रहे हैं, आइए ना जी खाना खा लीजिए, कहते हैं बस आ रहे हैं 2 मिनट में, लेकिन फिर उनकी बात ही खत्म नहीं होती। तो यह एक इतनी शानदार सी कला है कि इस कला को हम यदि सीख जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात को समझ सकते हो। वही बात एक ही बात होता है, लेकिन इसकी बोलने की कई सारे तरीकाएं होती है। जैसे उसी बात को हम एक अच्छे तरीके से बोलते हैं तो किसी से हम बहुत ही अच्छा संबंध बना सकते हैं। अगर उसी बात को थोड़ा सा रूड तरीके से बोलते हैं तो हमारा संबंध खराब भी हो सकता है। आज पूरे विश्व में आप देखो तो किसी देश में शांति है, किसी 2 देश में अच्छी स्थिति है, क्यों? बातचीत के जरिए ही। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अशांति फैली हुई है, जिनमें अच्छी बातें नहीं हो पाती है, वह भी बातचीत के बदौलत ही हुआ है। हम बड़े से बड़े काम को आसान कर सकते हैं यदि हमारे पास वाक शक्ति का कला यदि हम सही से सीख लें तो। वाक शक्ति एक ऐसी कला है जो हर मनुष्य को सीखना चाहिए, क्योंकि वाक शक्ति से ही आपके गुण और दोष सामने दिखते हैं कि आप कितने गुणवान हो या आपके बोले गए बातों में कितने तर्क है। ओके, चलिए, तो वाक शक्ति क्या है आप ये जाने। बोलने का जो हमारे पास कला है उसी को हम वाक शक्ति कहते हैं, ठीक है। और बोलने की कला हमें हमारे पास जो है, हमें अपने वाक शक्ति को हमेशा सुधारने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत शानदार सी कला है। यदि इस कला को हम सीख गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे आजकल मॉडर्न डे में आप देख भी रहे हो, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, सिर्फ बोलने का पैसा लेते हैं। तो वो बातचीत की एक कला ही है, वो कोई नया बात नहीं बोलते, बस हमारे तरह ही बातें बोलते हैं, लेकिन उस बात को एक शैली में वो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरी बात कहे हैं कि वाक शक्ति में स्पीच, बाबू भाषण देना भी एक बातचीत करने का ही कला है। स्पीच जैसे आप सुने होंगे, फोटो भी देख रहे होंगे, पहचान भी रहे होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। स्पीच भी एक बातचीत का ही कला है, लेकिन इसमें बच्चों हम अपने बातों को इम्प्रेसिव बनाने के लिए अलग अलग तरीके के शब्दों का यूज कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, और कई सारी बातों को हम प्रयोग कर सकते हैं। स्पीच एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक समय में बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, और इसकी एक बात ही निराला है, क्योंकि स्पीच देते समय अगर आपकी थोड़ी सी बात अच्छी आए, वहाँ पर लोग को तालियों गूंजने लगती है और तालियों के कोलाहल होने लगती है। उसी लिए स्पीकर क्या करता है, खामोखा कोई ऐसी बातें ढूंढता है जिसमें तालियां बजे, और हमेशा ताली बजाने की कोशिश करता है। स्पीच एक ऐसी शैली है कि यदि हम दे रहे हैं उस समय हम अपने श्रोताओं को सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या श्रोता मेरे बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो स्पीच का जो शैली है, बातचीत करने का ये एक शैली है, यह भी एक अनोखी शैली है, बहुत ही शानदार शैली है, और ये भी हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, घरेलू बातचीत। आप तो जानते ही हो घरेलू में बातचीत जो होता है, कभी भी हम घर पे 2-4 लोग बैठ जाते हैं और वापस में बात करने लगते हैं। और घरेलू बातचीत ऐसा बोला गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा कि यह घरेलू बातचीत जो होता है मन रमाने का ढंग होता है, टाइम पास करने का ढंग होता है। यह स्पीच से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि स्पीच में हो हल्ला हो सकता है, हंसी हो सकती है, लेकिन घरेलू बातचीत में अगर हंसी आई तो बस मुंह थोड़ा सा खुलता है, और इसकी मज़ा ही अलग है। इसमें भी लोग जब बातचीत करते हैं घंटों अपना स्पेंड कर देते हैं, लेकिन उनका समय पता नहीं चलता है। इसकी भी एक अलग ही मज़ा है घरेलू बातचीत का।
यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों को मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, जबकि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। बिल्कुल, अगर हम स्पीच देते हैं तो उसमें हमारा स्पीकर का मेन उद्देश्य होता है कि जो सुन रहा है उसमें जोश और उत्साह पैदा करना। लेकिन हमारी जो घरेलू बातचीत होती है बस टाइम पास करने का यह एक तरीका है। नेक्स्ट, ये इन्होंने कहा है कि बातचीत की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो कुछ भी मवाद या धुआं मन में जमा है वह बातचीत के जरिए भाप बन करके निकल जाता है। बिल्कुल, हमारे मन में अगर कोई बातें हैं, अगर कोई बात हमारे मन में घर करके बैठी हुई है, तो अगर हम किसी से वो बात कर लेते हैं, उस बाती को बोल देते हैं, तो इससे हमारा मन थोड़ा सा हल्का लगने लगता है। और इसलिए इन्होंने कहा है कि बातचीत करने से अगर हमारे मन में जो मवाद या धुआं घर करके बैठा हुआ रहता है वह भाप बन के निकल जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो के किस्सा पे इन्होंने चर्चा किया है। रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक जंगली जानवरों के साथ रहने के बाद जब वो जंगल से बाहर आए थे तो फ्राइडे के मुंह से, ध्यान रखना, फ्राइडे के मुंह से रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार मानव की फिर बात सुनी थी 16 वर्षों के बाद। बाबू यहाँ क्वेश्चन आता है, रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुंह से मानव की बात पहली बार सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से। कितने वर्षों बाद बात सुनी थी? तो 16 वर्षों के बाद। और रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगा था कि उनको एक नया जीवन मिल गया है। अगर लेखक कह रहा है कि अगर बातचीत करने में मज़ा नहीं रहता, अगर बातचीत करने में आनंद नहीं रहता, तो रॉबिन्सन क्रूसो को वह आनंद नहीं आया रहता। ठीक है ना? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों बाद पहली बात किसके मुख से सुना? फ्राइडे के मुंह से। और बातचीत करने की कई सारी अनोखी कला है बाबू। प्रेमियों के बीच बातचीत, प्रेमियों के बीच जब बातचीत होता है उसका अंदाज ही निराला है। इसमें वह रस, इसमें उस बात को वो खुद ही बता पाएंगे। जैसे ऐसा मानो चलो कि जब प्रेमियों के बीच बातचीत होता है तो ऐसा लगता है कि रस का समुद्र उमड़ रहा हो, और इस रस का मजा यही लोग जानते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। जिन्होंने इस रस को देखा है ये खुद ही व्याख्या कर पाएंगे। ये भी बातचीत करने की एक अलग ही अंदाज है। जैसे अगर दो लोगों से पत्रचार से किसी से बातें हो रही हैं, मैसेज से बातें हो रही हैं, अगर हमेशा मन रहता है कि एक बार उनसे सामने बातें होती, और वो बातचीत बहुत ही निराली होती है और उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। नेक्स्ट, लेखक ने कहा है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बाबू ये बात याद रखना, किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप या गुण का साक्षात्कार होता है। क्योंकि अगर बातें हो रही है, हम लोग 2-4 लोग बैठे हैं, अगर कोई बोले ही नहीं, एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठा रहे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति को मेरे बारे में समझ में आ रहा है मैं जो बातें बोल रहा हूँ या नहीं आ रहा है। ये बातें उसको समझ में नहीं आएगी, हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। इस चैप्टर में यह बोला गया है कि असल बातचीत अगर होता है तो 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, तो बस वो बातें नहीं होंगी, वो बातें अंगूठी के नग जैसे हो जाएगी। अंगूठी के नग समझ रहे हो? जैसे ये अंगूठी है, इस पे देखना नग इस छोटा सा लगा रहता है ना, तो वो बातें अंगूठी के नग जैसे हो जाएगी। मैंने बात बहुत होगी लेकिन उसमें काम वाली बातें बहुत ही कम होगी। जैसे ही 3 लोग होंगे, ऐसा ये भी बोला गया है कि 6 कानों में पड़ी हुई बातें खुल जाती है। मतलब जब 2 से अधिक लोग एक साथ बात करते हैं तो वो बातें
अच्छी बात नहीं हो सकती, अंगूठी के नग जैसे हो जाती है। और 2 से अधिक लोग, जैसे ही 3 लोग होंगे तो 6 कान हो जाएगा ना। 3 लोग अगर बात को जान जाएं तो डेफिनेटली वो बात आज नहीं तो कल खुल ही जाती है। एडिसन का मत है कि बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ठीक है ना। और 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, जैसे अगर 6 कान हुई तो उसमें पड़ी हुई बातें खुल जाती है। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी। 4 से अधिक की बातचीत सिर्फ राम रमावल कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे 2 से अधिक लोग हो गए, अगर उसमें बातें होने लगी तो फिर वो अच्छी बातें नहीं हो पाएगी, बस मन बहलाने के लिए बातें होंगी, ठीक है बच्चों। फिर लेखक के द्वारा बोला गया है कि बातचीत के अनेक प्रकार होते हैं। बातचीत के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत। 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत, बाबू जब 2 बुजुर्ग लोग एक साथ मिलते हैं बातचीत करने के लिए तो ये क्या बात करेंगे, जरा आप सोचना। सबसे पहले अपने आप को बाबू आएंगे, बैठेंगे, समाचार होगा और उसके बाद शुरू करेंगे जमाने की दोस्त पे बात करेंगे। ये बोलेंगे कि आज का ज़माना जो है ना, देखो ऐसा हो गया है, हमारे ज़माने में लोग इतने सभ्य रहते थे, आज के ज़माने के बच्चों को वो कोसेंगे, आज के ज़माने में उनको बहुत शिकायत रहती है। और ये जो बोलेंगे, जिसमें इनका बात का घोड़ा यदि चल गया तो घंटों तक ये बात सही रहेगा, चलते रहेगा। बाबा आदम के ज़माने के बातों को शुरू करेंगे, एक सही तो 100 गलत बात करेंगे और आज के ज़माने को कोसते रहेंगे। ये 2 बुजुर्गों के बीच की बातें होती है। पढ़े लिखे लोगों के बीच की बातचीत, जैसे आप लोग करते हो कभी कभी, जब पढ़ा लिखा लोग 2 आदमी बैठता है ना तो वो बातचीत ऐसे करता है ना, अपने आप को शेक्सपियर और आइंस्टाइन से भी ज़्यादा तेज समझता है और अपने पास किसी को लगने नहीं देगा। वो कहेगा मेरा बात लोग नहीं मानते हैं, मेरा मानते तो हम ये कर देते, और अपने आप को दुनिया में सबसे सुपीरियर बताएंगे जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे। अपने को कहेंगे कि अगर हमको करना होता तो हम ऐसे कर देते। ये सारी बातें पढ़े लिखे लोगों के बीच बातचीत होती है। नेक्स्ट बाबू, 2 सहेलियों के बीच बातचीत। 2 सहेलियों के बीच की बातचीत का तो अंदाज ही निराला है। इस रस को वही बता पाएंगी, इन्हीं से पूछना होगा। और इनकी बात एक बार चली फिर वो अनलिमिटेड चलती है, चाहे आप कुछ भी कहो ये सुनती नहीं है। और इनके बीच की जो बातचीत होती है उसका वह बात में इतना रस होता है इन लोगों के बीच में कि उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता। उन सारी बातों को इन्हीं से पूछना होगा, ठीक है। बूढ़ियों के बीच की बातचीत, बच्चों 2 बूढ़ियों के बीच की जब बातें होती है तो इसमें यह बताया गया है लेखक के द्वारा कि जब 2 बूढ़ी औरतें मिलेंगी तो अपने बेटे और बहू की शिकायत और अपने बेटी को सबसे अच्छा बताएंगे। दूसरी बात, अगर हो सके तो बगल वाले की बातें शुरू करेंगे, कुछ देर बाद अपने में लड़ाई शुरू करेंगे और बाद में मुंह उठा करके घर जाएंगे लड़ाई करके। ये हमेशा अपने बेटे और अपने बहू की शिकायत करती हुई नज़र आती हैं और अपने बेटी को सबसे अच्छा बताती हैं। 2 बुजुर्ग महिलाओं के बीच अक्सर यही बातें होती है। और लड़कों के बीच बातचीत, बच्चों लड़कों के बीच की जो बातचीत है, अगर लड़के खिलाड़ी निकले, प्लेयर निकले तो अपने गेम के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा साठ गठेंगे कि आगे कुछ चल करके कुछ मतलब बदमाशी करना हो, किसी के साथ शरारत करना हो। अगर पढ़े लिखे निकल गए ये दोनों 2 लड़के तो क्लास में अपने आप को सुपीरियर बताएंगे और बाकी को मूर्ख बताएंगे। अगर अनपढ़ निकल गए, सबसे कमज़ोर निकल गए तो बाबू किसी को भी अपना उस्ताद ही मान बैठेंगे। तरह तरह की बातें, अगर तेज निकले तो सर की बातें, मैडम की बातें, स्कूल की बातें करेंगे और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करेंगे। राजकीय बातचीत, जब 2 राजनेता आपस में बातचीत करते हैं
तो बस बिजनेस व्यापार संबंधित बातें होती है। और अशिक्षित लोगों के बीच की बातचीत, जब दो अशिक्षित लोग बैठ करके बात करते हैं तो उसे बात नहीं कहा जाता है, उसको बतकही कहा जाता है। क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों के बीच की बातचीत को बतकही कहते हैं। और ये लोग बिना निष्कर्ष का बात करते हैं। अशिक्षित लोग बस बातें करेंगे, बतकही करेंगे, कहीं का भी बात शुरू कर देंगे, चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी। ओके, विवाह के समय की बातचीत का भी बाबू एक रंग, एक मर्ज ही निराला है। इसमें एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से बिचौलिया खड़ा होता है और बीच बीच में अलग हट करके किसी मुद्दे पे बात करता है, फिर दोनों को समझाता है और बाद में बात फाइनल होती है और यह बता दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति के लड़की के साथ अमुक व्यक्ति के लड़के का शादी फिक्स किया जाता है। और इसका भी एक अलग ही रस है, इसका भी एक अलग ही अंदाज है। बच्चों, ये बातचीत करने का ये 6-7 तरीका 8 तरीका जो मैंने बताया, इससे लेखक का कहने का मतलब ये है कि यदि बातचीत करने में आनंद न होता, बातचीत करने में मजा ना होता, तो लोग इस प्रकार से बातचीत नहीं करते, अपने समय को वेस्ट नहीं करते। इसलिए बातचीत करना एक कला है। आप कितना शानदार तरीके से इस कला को सीख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे लेखक ने कहा है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोग जो हैं, उनमें सबसे अच्छा बात करने का शैली है। उन लोगों ने बात करने की जो शैली डेवलप की है, वह विश्व में सबसे अच्छी है। और इस हुनर को हम सबको ही भी सीखना चाहिए, क्योंकि बात करने का एक शैली एक ऐसी प्रक्रिया है कि यदि हमें सही से बात करना आ गया तो हम बड़े से बड़े काम को एक साथ मिल करके बातचीत करके करते हैं। जैसे दो देश के बीच अगर कोई अच्छी संधि हो रही है, वो भी बातचीत से ही संभव होती है। दो पार्टनरशिप में बड़े काम किए जाते हैं, वो भी बातचीत से ही संभव होती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की सबसे बेहतरीन कला कहाँ के लोगों के पास है? यूरोप के लोगों के पास है। और हमें भी बात करने की कला को सीखनी चाहिए। बाबू, सुहृद गोष्ठी क्या है? बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है। सुहृद गोष्ठी बात करने की एक शानदार सी कला है। बाबू देखना, कभी लोग कुछ ऐसे बात करते हैं कि इतने अच्छे से बोलते हैं कि जब हम आते हैं तो उनकी प्रशंसा करना नहीं चूकते हैं। भाई, आदमी बात बहुत अच्छा कर रहा था। सुहृद गोष्ठी का मतलब वैसी बातचीत जो आपको कान को और दिल को सुख दे, आराम दे और ऐसा लगे कि हाँ, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा बातचीत कर रहा था, उसी को हम सुहृद गोष्ठी कहते हैं। फिर इस चैप्टर में बात हुई है 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत तथा उससे नीचे वालों की बातचीत। बेटा, 25 वर्ष के ऊपर वालों की लोग यदि बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली उसमें मैक्सिमम बातें अपनी काम काज की वो बात करेंगे, अपने किसी न किसी उस बात का कोई ना कोई निष्कर्ष रहेगा, वो बातें अक्सर करते हैं। लेकिन 25 से नीचे वाले के बातचीत जैसे तुम लोग हो, उसमें अगर 2 घंटा बात करोगे भाई आप लोग, जिसमें उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ी सी बातें होंगी जिसका कोई अर्थ होगा, बाकी बेतकलीफ की बातें होंगी, उसका कोई माने मतलब नहीं होगा। लेकिन आप लोग के बात में जो मिठास है ना, कहीं इस बात से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होती है। इतना शानदार बातचीत आप लोग करते हो। ठीक है, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने आप से बात कर सकें। अगर लेखक कह रहे हैं कि बातचीत करने का यदि सबसे उत्तम तरीका की बात किया जाए तो वह सबसे उत्तम तरीका है कि हम खुद से बात करें, क्योंकि हमारे पास वह चीज़ है जो हम अपने अंतरात्मा को समझ सकते हैं, अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और फिर हम उस बातों को बोल सकते हैं। मतलब इस कंप्लीट चैप्टर में लेखक ने यह बताने की कोशिश किया है कि बातचीत एक कला है और इस कला को हमें सीखना चाहिए। यदि आप इस कला को सीख गए तो हर चीज़ संभव है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट बातचीत का। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखना नहीं भूलें। अगर आप तीनों पार्ट देखते हो तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके,
थैंक यू।